स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2023 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक ओनली वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ सही आंसर के लिए +3 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 है और यह जो क्वेश्चन है यह NCERT से उठाया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है और यह कोलाइड एंड सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से उठाया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन में क्या रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कोलाइड। तो यहाँ आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 1 2 3 4, ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन चारों स्टेटमेंट में से द ऑप्शन विद द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है ना। तो इन चारों में से जो भी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं उनका ये सेट दिया हुआ है, तो इन चारों सेट में से कौन सा सेट सही है। ठीक है, जो क्वेश्चन के जो भी सारे स्टेटमेंट थे वो स्टेटमेंट को मैंने यहाँ लिख रखा है। हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को एनालाइज करना चाहेंगे। तो कह रहा है कि लाइफोबिक कोलाइड्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो यह कह रहा है कि लाइफोबिक कोलाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है सिंपल मिक्सिंग से। तो यह स्टेटमेंट एक्चुअल में सही है, इसे हम लोग एनालाइज करना चाहेंगे कि यह स्टेटमेंट किस तरह से सही है। तो इसे अगर एनालाइज करना अगर आप चाहें तो इसके लिए हम लोग देखें कि अगर हम लोग एक अगर वाटर ले लें, ये अगर वाटर लेयर है और ये ऑयल है, ठीक है। वाटर में अगर हम लोग ऑयल सिंपल टू इमिसिबल लिक्विड को अगर मिक्स करेंगे, ठीक है, तो ये क्या है कि अब हम लोग इसे कोलाइड बनाना चाहते हैं। तो कोलाइड बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे विगरसली सेक करेंगे, जिससे जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में जो आपने ऑयल लिया है वो क्या हो जाएंगे, फाइन फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में डिस्पर्स हो जाएंगे। तो ये ऑयल जस्ट डिस्पर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर यह देखेंगे कि यह डिस्पर्स तो हो जाएगा और ये स्मॉल बबल आपको दिखेंगे, है ना, ये ऑयली बबल्स जो कि डिस्पर्स रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसे कुछ समय के लिए छोड़ देंगे ना, तो क्योंकि यहाँ पर ये ऑयल और वाटर क्या है, इमिसिबल है, मतलब ऑयल का वाटर से इंटरेक्शन बहुत ही कम है। तो ये जो कोलाइड बना वो कैसा कोलाइड बना, ये लाइफोबिक कोलाइड का फॉर्म बना, लेकिन यह स्टेबल नहीं था। आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि इसका वाटर से इंटरेक्शन तो है नहीं, लेकिन एक ऑयल मॉलिक्यूल जैसे ही दूसरे ऑयल मॉलिक्यूल के पास आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के बीच इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा है, पोलर नेचर के हैं, दोनों ही नॉन पोलर हैं। क्योंकि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वो ऑयल होते हैं, ठीक है। तो वो ये भी नॉन पोलर था, ये भी नॉन पोलर था। जैसे जैसे ये नॉन पोलर पास आएंगे तो लाइक पार्टिकल क्या होंगे, आपस में स्टिक टुगेदर हो जाएंगे, है ना, ये क्लोज आ जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, फिर से ऑयल का आपका फिर से यहाँ पर ऑयल का लेयर बन जाएगा और यहाँ पर वाटर रह जाएगा, ठीक है। तो ये लाइफोबिक नेचर का था, ऑयल और वाटर क्या है, लाइफोबिक है। तो लाइफोबिक कोलाइड क्या है ना कि अगर ये एक बार अगर, है ना, एक तो स्टेबल होता नहीं है, स्टेबल ये मिसिबल है नहीं, ऑयल वाटर एक दूसरे में मिसिबल नहीं है, तो ये अनस्टेबल टाइप का कोलाइड बनाएगा। तो इस तरह के कोलाइड को अगर आप स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पर सर्फेक्टेंट डाल दें। जैसे थोड़ा सा सर्फ ले लीजिए या सोप डाल दीजिए आप। इसमें क्या हो जाएगा ना कि ये जो ऑयल के चारों ओर सर्फेक्टेंट का लेयर लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक बार सर्फेक्टेंट का लेयर लग जाएगा तो इसका क्या होगा कि सॉल्वेंट जो वाटर से इंटरेक्शन भी बढ़ेगा और एक कोलाइड पार्टिकल दूसरे कोलाइड पार्टिकल से रिपेल भी करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उसके बेस पर आप स्टेबल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो लाइफोबिक कोलाइड्स आर नॉट फाउंड बाय सिंपल मिक्सिंग। सिंपल आपने मिक्स किया था, सिंपल यहाँ पर मिक्स किया, उसको सेक किया, ये बना, लेकिन ये अनस्टेबल था, है ना, अनस्टेबल एमल्सन बना, ठीक है। तो ये स्टेबल नहीं है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है, स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अच्छा, सर्फेक्टेंट ऐड करने पर हुआ क्या, उससे पहले अगर हम लोग देखें कि सर्फेक्टेंट ऐड करने पर क्या हुआ, द सर्फेक्टेंट आउटलाइन अराउंड पार्टिकल, जो पार्टिकल के सराउंड में है, पोजिशंस इटसेल्फ ऑन द इंटरफेसेस। तो इसके जो इंटरफेस के चारों ओर क्या हो गया, सर्फेक्टेंट लग जाता है और वो से क्या हो जाता है, वो स्टेबलाइज कर देता है इस इमल्सन को, ठीक है, स्टेबलाइज कर देता है। तो इसे हम लोग एक बार और समझ लें कि ये आपका ऑयल का पार्टिकल था और जैसे ही ये क्या है, लाइफोबिक डिस्पर्स्ड फेज का एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्वेंट रिपेलिंग है, वाटर से अट्रैक्शन नहीं है इसका। इस पर जैसे ही आप सर्फेक्टेंट ऐड कर देंगे तो ये सर्फेक्टेंट आपने जैसे ही ऐड किया तो सर्फेक्टेंट में क्या होता है, एक नॉन पोलर टेल होता है और ये पोलर हेड होता है। तो ये नॉन पोलर पार्ट, ऑयल का जो नॉन पोलर है, ऑयल क्या है, नॉन पोलर है, तो दोनों के साथ क्या हो जाएगा, नॉन पोलर आपस में स्टिक कर दिया। तो लेकिन इसका जो आउटर हेड है वो क्या हो जाएगा, वो तो पोलर है और ये आयनिक होता है। तो आयनिक पोलर हेड क्या है, स्टिकिंग अराउंड, आउटसाइड में रहेगा, ठीक है।
तो ये जो आयन रहेगा ये क्या करेगा, एक आयन इस पे भी निगेटिव निगेटिव, तो ये क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा, स्टिक होने से रोकेगा और इसका सॉल्वेंट से भी इंटरेक्शन बढ़ गया। ठीक है, तो ओवरऑल ये कोलाइड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो कोलाइड को स्टेबल करने के लिए, लाइफोबिक कोलाइड को स्टेबल करने के लिए हमें बाहर से कुछ रिएजेंट ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये सही है। ठीक है, तो कहेंगे कि सरफेस कोटिंग ऑफ सर्फेक्टेंट हेल्प्स इन द सॉल्वेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ लाइफोबिक कोलाइडल डिस्पर्स। तो ये हमें ऐड करना पड़ता है, इसके बिना सिंपल मिक्सिंग से ये स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो लाइफोबिक कोलाइड्स आर नॉट फाउंड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडिया। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अच्छा तो आगे चलते हैं और देखते हैं ये एनसीईआरटी का ना ये डायरेक्ट लाइन उठाया हुआ है, डायरेक्ट लाइन यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 12 की फर्स्ट केमिस्ट्री पार्ट 1 से आपका ये डायरेक्ट लाइन उठाया हुआ है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम का ये इस टॉपिक के अंदर आपको दो चीज डिस्कस किए हुए हैं, एक लाइफोफिलिक कोलाइड और दूसरा लाइफोबिक कोलाइड, दूसरा लाइफोबिक कोलाइड। तो लाइफोबिक कोलाइड के अंदर अगर आप देखिएगा, लाइफोबिक कोलाइड के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर ये कह रहा है, लाइफोबिक का मतलब क्या है, ये लिक्विड हीटिंग है और ये किस तरह के एग्जांपल होते हैं, ये मेटल्स होते हैं और सल्फाइड्स होते हैं इन जनरल। and when simply made, जब इसे आप simply made करेंगे with the dispersion medium do not form colloidal salt, तो ये डायरेक्ट आपका यहाँ का लाइन उठाया हुआ है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, इस तरह के कोलाइड का प्रिपरेशन आप स्पेशल मेथड से करते हैं, इस तरह की कोलाइड का प्रिपरेशन स्पेशल मेथड से करेंगे। ठीक है, और ये स्टेबल नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग इसे इरिवर्सिबल सोल्व भी करते हैं। ठीक है, कि सिंपल मिक्सिंग से नहीं बनेगा, सिंपल मिक्सिंग से नहीं बनेगा। तो लाइफोबिक सोल नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर देयर प्रिजर्वेशन, तो जो सर्फेक्टेंट ऐड किए थे वो इसका प्रिजर्वेशन का मेथड था। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, सेकंड स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट में क्या रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में फॉर एमल्सन, एमल्सन बनाने के लिए बोथ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर लिक्विड। ठीक है, तो एमल्सन के केस में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होने चाहिए। तो यहाँ एनसीईआरटी में ही यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है ना, टाइप ऑफ कोलाइड सिस्टम के टेबल दिया हुआ है, इसमें डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम और टाइप ऑफ कोलाइड का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जब लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज रहे और लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम रहे तो इसे इमल्सन कहते हैं। ठीक है, और यही हमारा फॉर इमल्सन्स बोथ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर लिक्विड। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है, मिल्क हो गया, हेयर क्रीम हो गया या बटर हो गया, ये एग्जांपल्स हैं एमल्सन के। तो इसके बेस पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो गया, 2 हमारा सही हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और ऑप्शन नंबर 3 को करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या कर रहा है, माइसेल्स, है ना। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए कि माइसेल्स जो होते हैं, माइसेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग अ सर्फेक्टेंट इन एनी सॉल्वेंट एंड एनी टेम्परेचर। तो क्या माइसेल फॉर्म होंगे अगर हम लोग सर्फेक्टेंट को डिसॉल्व करें इन एनी सॉल्वेंट एंड एनी टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सर्फेक्टेंट पहले होता क्या है, सर्फेक्टेंट क्या है, सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसे इन जनरल जो हम लोग का सर्फेक्टेंट है उसे हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को इन जनरल कॉमन होता है, एक सोप होता है और दूसरा क्या होता है, डिटर्जेंट होता है, जो हम लोग क्लीनिंग एक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें कॉमन फीचर क्या होता है कि इसका एक हाइड्रोफोबिक टेल होता है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग सोप का देखें, सोप का स्ट्रक्चर अगर आप देखिएगा तो एनसीईआरटी में जो आपको दिया हुआ है कि ये क्या होता है, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो लॉन्ग चेन जो जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है सोडियम स्टीरेट, तो सोडियम ये कैटायन है और एनायन पार्ट में कार्बोक्सिलिक आयन है और ये 17 कार्बन का हाइड्रोफोबिक पार्ट है, 17 कार्बन का ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। डिटर्जेंट में भी तो सेम नेचर है, हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और इसे हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो लेकिन सबका जो कॉमन फीचर है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल रहेगा और हाइड्रोफिलिक हेड रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये अब इसे माइसेल का फॉर्मेशन करेंगे। इसे क्या करेंगे हम लोग कि जब वाटर सॉल्वेंट में अगर आप क्या करेंगे, वो सर्फेक्टेंट ऐड करेंगे, जो आइदर सोप हो सकता है या फिर आपका डिटर्जेंट हो सकता है। तो इसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ना, ये क्या करता है कि ये तो पार्ट आपका नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, तो वाटर से दूर रहना चाहता है। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे ना तो ये क्या होगा, ये पार्ट हमेशा वाटर से, इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ये क्या होगा, वाटर से अवे रहने के लिए यह आपके लिक्विड लेयर के एबव चला जाता है। तो ये मोनो लेयर फॉर्म करता है, ये मोनो लेयर, जिसमें इसका जो हेड पार्ट है वो सारा का सारा अंदर रहेगा
और टेल पार्ट क्या रहता है, वो एयर में होता है, ठीक है, एयर में रहता है। इससे सरफेस टेंशन कम हो जाता है ना, कि दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरेक्शन था उस इंटरेक्शन को ये कम कर देता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस सर्फेक्टेंट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे और सर्फेक्टेंट को ऐड करेंगे फर्दर, तो क्या होगा कि सारा का सारा आपका सरफेस लेयर क्या होगा, ऑक्यूपाई हो जाएगा और सरफेस टेंशन बहुत तेजी से घटता जाएगा। और जैसे ही ये पूरा का पूरा मोनोलेयर पार्ट कवर हो गया ना, आपका सरफेस कवर हो जाएगा, तो कुछ पार्ट क्या हो जाएंगे, बल्क मीडियम में भी आपके सर्फेक्टेंट इंटर करने लगेंगे। तो बल्क मीडियम में सर्फेक्टेंट इंटर करने लगेंगे। जैसे ही कंसंट्रेशन आप और बढ़ाएंगे, सरफेस तो पूरा कवर था ही, बल्क में जो कंसंट्रेशन था वो बढ़ने लगा। तो अब वो पार्ट क्या करेंगे ना, आपस में कंबाइन कर ये माइसिल फॉर्म करता है, ये माइसिल फॉर्म करता है। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है माइसिल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग अ सर्फेक्टेंट। तो आपको डिसॉल्व तो करना ही है, लेकिन स्टार्ट में तो सरफेस पे जाएगा वो सारा का सारा माइसिल, आपका सारा का सारा सर्फेक्टेंट सरफेस पे जाएगा। बाद में जब कंसंट्रेशन, एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन जिसे हम लोग क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन, वो जब रीच कर जाएगा, उसके बाद क्या होता है, आपका माइसिल फॉर्म होगा। स्टार्ट में माइसिल फॉर्म नहीं होता है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे फॉर्म होगा। और कह रहा है कि एनी सॉल्वेंट एंड एट एनी टेम्परेचर। तो एनी सॉल्वेंट मतलब अगर ये वाटर था, पोलर सॉल्वेंट था, तो ये इस तरह का माइसिल बना, ठीक है। अगर ये दूसरा सॉल्वेंट होता है तो अपोजिट तरीके से माइसिल बनता है, जिसका एग्जांपल मैंने लास्ट में दे रखा है, ठीक है। तो ये माइसिल तो बनेगा, तो सॉल्वेंट को पार्ट को इस सॉल्वेंट में बनता है ना। तो दो तरह के सॉल्वेंट, आइदर पोलर सॉल्वेंट में भी माइसिल बना सकते हैं और नॉन पोलर में भी बना सकते हैं। और यहाँ कह रहा है एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। तो ठीक है, टेम्परेचर का पार्ट हम लोग देखते हैं। सॉल्वेंट तो पोलर या नॉन पोलर दोनों में बन सकता है, लेकिन क्या ये किसी भी टेम्परेचर पर बनेगा, तो उस पार्ट को हम लोग एनालाइज करना चाहेंगे, ठीक है। अगर ये टेम्परेचर वर्सेस सरफेस कंसंट्रेशन का अगर आप ग्राफ प्लॉट करें ना, यहाँ जो माइसिल कब बनता है, कि जैसा जब आप स्टार्ट में सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, 0 से आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, इसकी सॉलिडिटी बढ़ती है। तो ये सॉलिडिटी लाइन कैसा था, सॉलिडिटी लाइन ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो इतने पार्ट तक जो होगा ना आपका, और ये टेम्परेचर भी है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस पे सर्फेक्टेंट कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप स्टार्ट में सर्फेक्टेंट डालेंगे, तो क्या होगा, ये पूरा मोनोमर के फॉर्म में ये सॉल्युबल रहेगा, सिंगल सिंगल यूनिट के फॉर्म में सॉल्युबल है। अगर आपने ये सर्टेन इसकी सॉलिडिटी लाइन है, तो इस सॉलिडिटी लाइन से अगर आपने ज्यादा डाल दिया, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है मान लीजिए, इस टेम्परेचर के अगर आपने कम सर्फेक्टेंट डाला, तो ये क्या होगा, मोनोमर के फॉर्म में रहेगा। कम सर्फेक्टेंट डाला तो मोनोमर के फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर क्या है, अगर आपने एक्सेस सर्फेक्टेंट डाल दिया, अगर आपका टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर लो था और आपने एक्सेस सर्फेक्टेंट डाल दिया है, तो एक्सेस सर्फेक्टेंट डालेंगे तो क्या होगा, सर्फेक्टेंट क्या होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा। सर्फेक्टेंट तो क्या है, सॉलिड कंपाउंड होता है। जो भी सर्फ आप देखते हैं, सोप देखते हैं, तो उसमें क्या होगा, वाटर का अमाउंट बहुत कम ही आएगा और मोस्टली ज्यादा क्या रहेगा, सर्फेक्टेंट ही रहेगा। तो सर्फेक्टेंट के बीच में वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पार्ट को आप एज्यूम कर सकते हैं कि सॉलिड है, सॉलिड के जैसा है, और ये पार्ट सॉल्वेटेड पार्ट है। ये उसका सॉलिड सर्फेक्टेंट जो है वो एक्वस मीडियम में चला गया। तो ये सॉल्वेटेड फॉर्म और ये सॉलिड के जैसा सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म, हाइड्रेटेड सॉलिड फॉर्म, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये आपका इक्विलिब्रियम लाइन है, ये इक्विलिब्रियम लाइन है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम लाइन है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सॉलिडिटी बढ़ रहा है, सॉलिडिटी मोनोमर की सॉलिडिटी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्राफ्ट पॉइंट बोलते हैं या क्राफ्ट टेम्परेचर भी कहते हैं। तो इस टेम्परेचर के बाद इस मोनोमर की सॉलिडिटी क्या हो गई, इतनी ज्यादा हो गई है कि ये क्या होगा, अब इसके बाद अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो ये सारा का सारा पार्ट क्या होता है कि इतने दूर तक आप समझ सकते हैं ना, कि जो भी आपका ये जो मोनोमर था, वो क्या होता है, लिक्विड के सरफेस को ऑक्यूपाई किया। सरफेस को ऑक्यूपाई करने के बाद बल्क में कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, और बल्क में कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, यह सीएमसी क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन, सीएमसी लाइन जो है, इसको हम लोग सीएमसी कहते हैं, सीएमसी कंसंट्रेशन। तो सीएमसी रीच होने के बाद क्या हो जाएगा, अब आपका माइसिल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो माइसिल कब बनना शुरू होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, क्राफ्ट पॉइंट के ऊपर, क्राफ्ट टेम्परेचर से टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, और सीएमसी कंसंट्रेशन, सरफेस कंसंट्रेशन भी क्या होना चाहिए, सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन सीएमसी से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद जिस कंसंट्रेशन को हम लोग सीएमसी कहते हैं, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसे क्राफ्ट पॉइंट कर रहे हैं या क्राफ्ट टेम्परेचर कर रहे हैं, उसके बाद ही माइसिल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो आपको कहा गया है कि माइसिल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग सर्फेक्टेंट इन एनी सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर। तो एनी टेम्परेचर नहीं चलेगा, है ना, लो टेम्परेचर पे नहीं होगा, ये क्राफ्ट टेम्परेचर के बाद ही माइसिल फॉर्म होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब ये लाइन देखते हैं एनसीईआरटी में कहाँ पर लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी में अगर आप देखें,
एनसीईआरटी में एसोसिएटेड कोलाइड के अंदर माइसेल दिया हुआ है और यहाँ पर स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल टेक्स प्लेस ओनली एबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, है ना, एंड एबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड सीएमसी। यहाँ सीएमसी भी आना चाहिए, कंसंट्रेशन सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन मिनिमम सीएमसी होना चाहिए और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर होना चाहिए। तो किसी भी टेम्परेचर पे यह फॉर्म नहीं होगा, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग है और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का पार्ट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का पार्ट। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लास्ट ऑप्शन को एनालाइज करना चाहेंगे। तो कह रहा है यहाँ टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए कोलाइड सॉल्यूशन विद डिस्पर्स्ड फेज हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज द डिस्पर्सन मीडियम। तो क्या टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा अगर आप डिस्पर्स्ड फेज जैसे मान लिया ऑयल था और डिस्पर्सन मीडियम आपका वाटर है, दोनों का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा तो क्या टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो इसको अगर हम एनालाइज करें तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है? तो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, टिंडल इफेक्ट को हम लोग फैराडे टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम फैराडे ने डिस्कवर किया था, बाद में टिंडल ने उसे और फर्दर स्टडी किया। इसमें क्या होता है कि वो जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो क्या होता है, लाइट को स्कैटर करता है ऑल द डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका डिस्पर्स्ड फेज है, तो इस पर अगर लाइट इंसिडेंट लाइट फॉल करेगा तो क्या होगा, कुछ तो लाइट ट्रांसमिटेड होगा और कुछ क्या होगा, लाइट को ये स्कैटर करेगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए रैले ने इंटेंसिटी का, स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन दिया। उसने क्या किया कि वर्टिकल डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट के 90 डिग्री एंगल पर जो भी स्कैटर्ड लाइट मिलेगा और इंसिडेंट लाइट का जो रेशियो होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोला, अकॉर्डिंग टू रैले ने क्या बोला, द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड एट राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल पर टू द एक्सिस ऑफ इल्यूमिनेशन by the dilute soul of constant volume concentration, यहाँ वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, containing very small non conducting particle is given by, ये एक्सप्रेशन से आपको मिलेगा। ठीक है, स्कैटरिंग रिलेटिव इंटेंसिटी का ये एक्सप्रेशन है, जहाँ पर ये जो टर्म है ये क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, भी क्या है, मीन वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो टिंडल इफेक्ट है और ये म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, एंड ये वाला जो म्यू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम है। ठीक है, ये कह रहा है कि टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स्ड फेज हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हम लोग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज द डिस्पर्सन मीडियम, तो अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर आप सेम कर देंगे तो यहाँ पर आई ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नेट टर्म क्या हो जाएगा, ये दोनों से ये पार्ट पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आई स्कैटर्ड आपको कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, तो कोई टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होगा। ठीक है, कोई टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा, और इस इक्वेशन का रेफरेंस मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, 1926 का ये रिसर्च पेपर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें ना कि ये जो इक्वेशन है 1926 का जो पेपर था उसमें ये इक्वेशन है, और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीन वॉल्यूम का ये रिलेशन है। तो हम लोग एनसीईआरटी से इसको देख लें कि एनसीईआरटी में कहाँ पर ये लाइन लिखा हुआ है। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि जब आप लाइट को फोकस करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन पर, तो हर पोजीशन से ये जहां भी कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, जहां लाइट फॉल किया, हर पोजीशन क्या करेगा, लाइट को हर डायरेक्शन में स्कैटर करेगा, तो जिससे जो आपका जो जहां लाइट फॉल करेगा ना, वो सारा का सारा पाथ विजिबल हो जाएगा, ऑल द इंटायर पाथ विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यही टिंडल इफेक्ट है। तो ये पूरा टिंडल कोन के अंदर जहां लाइट फॉल किया वहां से स्कैटरिंग होने के बाद सारे डायरेक्शन में स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग है 360 डिग्री एंगल पर होता है, तो ये पूरा का पूरा पाथ विजिबल होगा, तो पूरा टिंडल कोन आपका विजिबल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप पर फोकस पॉइंट पर अगर आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से पार्टिकल को देखें तो पार्टिकल आपको डांसिंग पार्टिकल भी दिखेगा, तो ब्राउनियन मोशन करता हुआ पार्टिकल भी दिखेगा। तो यही टिंडल इफेक्ट था कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए, स्पेसिफिक ये टिंडल इफेक्ट था। ठीक है, और ये रिलेशन था। अच्छा, एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा है कि कह रहा है कि टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। उसमें पहला कंडीशन क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल आर नॉट मच स्मॉलर देन द wavelength of the light used. So diameter of the particle should not be much smaller than the wavelength of the light used. ठीक है, तो डायमीटर यहाँ पर स्मॉलर होगा, तो डायमीटर ये तो रेडियस है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो ये रेडियस को आप क्या लिख सकते हैं, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2। तो यहाँ पर वॉल्यूम के टर्म को देखेंगे ना आप, तो ये r क्यूब के प्रोपोर्शनल है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब।
RQ, और ये प्रोपोर्शनल टू DQ भी लिख सकते हैं। तो अगर ये बहुत ही छोटा हो जाए, है ना, ये बहुत ही छोटा हो जाए, मतलब यहाँ पर वेवलेंथ से छोटा हो जाए, तो वेवलेंथ में क्या है, फोर्थ पावर है। तो वेवलेंथ अगर बड़ा हो जाएगा ना, तो इसका पावर 4 है, तो ये पर और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। तो जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, जब आपका वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा और पार्टिकल का साइज छोटा है, क्योंकि ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये DQ के प्रोपोर्शनल है, और ये λ4 है। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा ना, तो स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, तो टिंडल इफेक्ट आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, तब रैले स्कैटरिंग हो जाता है। रैले स्कैटरिंग में पार्टिकल डायमेंशन बहुत ही कम होता है, मॉलिक्यूल के साइज भी वो स्कैटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टिंडल इफेक्ट कब ऑब्जर्व होता है, जब आपका पार्टिकल का जो डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अदरवाइज वेवलेंथ का टर्म नीचे है, तो क्या करेगा, स्कैटरिंग अमाउंट को कम कर देगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि द इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडिया डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। ये ज्यादा डिफर करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर ज्यादा डिफर करेगा, अगर इन दोनों के स्क्वायर का, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस अगर ज्यादा होगा, अगर ये हाई होगा, ये अगर हाई होगा, तो स्कैटरिंग क्या होगा, हाई होगा। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाए ना, तो स्कैटरिंग का जो वैल्यू है, आई स्कैटर्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हमारा जो फोर जो है वो क्या है, रॉन्ग है ना। चारों स्टेटमेंट को हम लोगों ने एनालाइज कर दिया। पहले दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और ये दो स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो इसके बेस पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। और यह JEE एडवांस 2023 के ऑफिशियल आंसर की से मैच होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।